पुलिस की गाड़ी देखकर पूरा मार्केट इकट्ठा हो गया। लोग दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे, क्या कबीर की शामत आ गई है? हाँ, मैं ही कबीर हूं। कबीर ने हैरानी से सिर उठाया। उसे समझ नहीं आया कि पुलिस उसे क्यों ढूंढ रही है। क्या देश की एजेंसियों ने उसे ट्रैक कर लिया? नहीं, अगर ऐसा होता तो स्पेशल फोर्सेस आती, वो भी रात के अंधेरे में छापा मारने। ये 3 मामूली पुलिस वाले नहीं आते। पुलिस अफसर ने घमंड से अपना बैज दिखाया। मैं वेस्ट रीजन का कैप्टन इंस्पेक्टर राणे हूं। खबर मिली है कि तुमने कुछ बेगुनाह लड़कों को पीटा है और उनका मर्डर करने की कोशिश की है। तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। कबीर को एक पल में सब समझ आ गया। ये रॉकी की चाल थी। उस कायर ने अपना बदला लेने के लिए पुलिस को मोहरा बनाया है। अंडरवर्ल्ड और पुलिस की मिली भगत। रमेश काका घबराकर बीच में आए। साहब, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। वो रॉकी और उसके गुंडे थे जो हफ्ता मांग रहे थे। कबीर ने तो सिर्फ अपना बचाव किया है। कौन सही है कौन गलत ये हम थाने में देखेंगे। मुझे बस इतना पता है कि सेठ जी का बेटा खून की उल्टियां कर रहा है और इस लड़के को खरोच तक नहीं आई। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और 2 हवलदारों ने कबीर को हथकड़ी लगा दी। कबीर ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस एक हल्की सांस ली और रमेश काका की तरफ देखा। चिंता मत करो काका, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा स्टॉल संभाल लेना। अगर रात तक ना आऊं तो ठेला घर पहुंचा देना। बकवास बंद कर, चल गाड़ी में बैठ। पुलिस कबीर को लेकर चली गई। भीड़ में लोग गाड़ियां दे रहे थे कि पुलिस और गुंडे मिले हुए हैं, लेकिन वर्दी के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। थाने पहुंचते ही कबीर को सीधे इंटेरोगेशन रूम में धकेल दिया गया। इंस्पेक्टर राणे ने अपने 2 हट्टे-कट्टे हवलदारों को अंदर बुलाया और जाते जाते एक ठंडी हंसी हंसी। बहुत रिलैक्स लग रहे हो बेटा, अभी आता हूं, फिर देखता हूं तुम्हारी ये अकड़। धड़ाम, लोहे का भारी दरवाजा बंद हो गया। कबीर आराम से कुर्सी पर बैठ गया और कमरे को ऐसे देखने लगा जैसे कोई टूरिस्ट हो। सामने बैठे 2 हवलदार उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे शेर अपने शिकार को देखता है। एक बड़ी मूंछों वाले हवलदार ने पूछताछ शुरू की। नाम? कबीर। उम्र? 24। जन्म की जगह? यहीं, इसी शहर में। कबीर हर सवाल का जवाब बड़े प्यार और शांति से दे रहा था। उसकी ये शांति उन पुलिस वालों को और भी चिढ़ा रही थी। उन्हें ऑर्डर मिला था कि कबीर को टॉर्चर करने का कोई बहाना ढूंढे, लेकिन ये तो बहुत शरीफ बन रहा था। आखिरकार सांवले रंग वाले दूसरे हवलदार ने पैतरा बदला। सुना है आज तूने मार्केट में 6 लड़कों को पीटा है? मैंने पीटा नहीं, वो हफ्ता मांग रहे थे। मैंने बस सेल्फ डिफेंस किया। मूंछों वाले हवलदार ने एक शैतानी मुस्कान दी। हमें नहीं पता किसने क्या किया, पर तूने हाथ पहले उठाया है ना? हाँ, कबीर ने ईमानदारी से सिर हिलाया। लेकिन ये कोर्ट में साबित होगा। कोर्ट? एक कबाब वाला कोर्ट जाएगा? सांवले हवलदार ने एक कागज कबीर के सामने पटका। इस पर साइन कर। इसमें लिखा है कि तू अपना जुर्म कबूल करता है और उन लड़कों को हर्जाना देगा, वरना तुझे आधी उम्र जेल में सड़ा देंगे। कबीर ने एक नज़र उस कागज पर डाली। ये एक तैयार किया हुआ फर्जी कबूलनामा था। कबीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ऑफिसर, ये लीगल तो नहीं लग रहा। मैंने तो कुछ कबूला ही नहीं, फिर ये लिस्ट कैसी? क्या तू हमारी ईमानदारी पर शक कर रहा है? तुझे पता है तू कहाँ है? सांवले हवलदार ने मेज पर जोर से हाथ मारा। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। पुलिस वाले जानते थे कि कबीर साइन नहीं करेगा। उनका मकसद सिर्फ उसे उकसाना था। मूंछों वाला हवलदार अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे कबीर के पीछे गया। बेटा, अगर तू प्यार से कोऑपरेट नहीं करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कबीर ने रूम में लगे कैमरे की तरफ देखा। उसे पता था कि कैमरे में सिर्फ उसकी बहस दिख रही है, लेकिन अब जो होने वाला था वो किसी को दिखाई नहीं देगा। मुझे नहीं पता मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन तुम दोनों का अंजाम वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कबीर ने पीछे मुड़कर मूंछों वाले को देखकर मुस्कुराया। साले, तेरी मौत आई है। मूंछों वाले हवलदार ने गुस्से में कबीर का कॉलर पकड़ा और दूसरा हाथ हवा में उठाया, एक जोरदार घूसा मारने के लिए। लेकिन तभी उसका हाथ हवा में ही रह गया। पलक झपकते ही कबीर अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। उसने उल्टे मूंछों वाले का कॉलर पकड़ लिया था। यही करना चाहते थे ना? कबीर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके पेट में एक जबरदस्त हुक जड़ दिया। मूंछों वाला हवलदार दोहरा हो गया और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत, पुलिस पर हाथ उठाया? सांवले हवलदार ने तुरंत अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधा कबीर पर तान दी। लेकिन कबीर ने बंदूक की परवाह किए बिना बिजली की रफ्तार से उसके पीछे पहुंच गया। उसने हवलदार की कलाई पर एक हल्की सी टैप की। जैसे बिजली का झटका लगा हो, हवलदार का हाथ कांपा और बंदूक जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कबीर ने उसकी गर्दन के पीछे एक वार
कबीर की धमकी सुनकर मूंछों वाले हवलदार के पसीने छूट गए। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाने की कोशिश की। तेरी तेरी इतनी हिम्मत! तुझे पता है तूने किससे पंगा लिया है? वो रॉकी भाई सेठ चंदूलाल के बेटे हैं। वो तेरे पूरे खानदान को मिटा देंगे। कबीर का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। फिर वही धमकी। तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरोगे। मैंने कहा था ना, मुझे धमकी से नफरत है। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक जोरदार किक उसके चेहरे पर जड़ी। धड़ाम! मूंछों वाला हवलदार एक ही बार में बेहोश हो गया। तभी अचानक कमरे का लोहे का दरवाजा खुला और एक परछाई बिजली की रफ्तार से अंदर आई। रुक जाओ! एक साफ और कड़क आवाज कबीर के कानों में पड़ी। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक लेडी पुलिस ऑफिसर खड़ी थी। शोल्डर लेंथ बाल, झील जैसी गहरी आंखें और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। वो किसी फिल्म स्टार जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक असली पुलिस वाली की सख्ती थी। कबीर की नज़र उसके कंधों पर लगे बैज पर गई। 2 स्टार्स। ये कोई मामूली हवलदार नहीं, बल्कि इस एरिया की नई एसीपी सिमरन थी। सिमरन का मूड पहले ही खराब था। बैंक डकैती के केस ने उसे परेशान कर रखा था और अब उसे खबर मिली कि उसके थाने में कोई मुजरिम पुलिस वालों को पीट रहा है। तुम अपने हाथ ऊपर करो और दीवार की तरफ मुड़ जाओ। कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यूनिफॉर्म उस पर जच रही थी। कबीर डरा नहीं, बल्कि एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, ब्यूटीफुल ऑफिसर, मुझे अरेस्ट करने से पहले आप जरा इस कागज को देख लें। कबीर ने वो फर्जी कबूलनामा सिमरन की तरफ उछाल दिया। सिमरन ने कागज कैच किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसका गोरा चेहरा गुस्से से लाल होता गया। उसने जमीन पर पड़े अपने बेहोश हवलदारों को देखा। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये फंसाने की साजिश थी। उसने ठंडी आवाज में कबीर से पूछा, आपका नाम? कबीर। मैं एसीपी सिमरन हूँ। मेरे स्टाफ की गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपने पुलिस पर हाथ उठाया है, इसलिए आपको डिटेन करना पड़ेगा। आपके पास 48 घंटे हैं। सिमरन ने अपने जूनियर्स को आवाज़ दी, बेहोश हवलदारों को बाहर फेंकवाया और कबीर को उसी कमरे में बंद करके दरवाज़ा लगा दिया। कबीर अकेले कमरे में खड़ा रह गया। उसने कड़वी हंसी हंसी। 48 घंटे? उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। वो वकील या जमानत के लिए किसे कॉल करेगा? लगता है 2 दिन इसी कालकोठरी में बिताने पड़ेंगे। बाहर निकलकर सिमरन ने इंस्पेक्टर राणी को देखा, जिसके पैर कांप रहे थे। राणी, आज जो तुमने किया है उसकी रिपोर्ट मैं ऊपर भेजूंगी। अपनी वर्दी बचाने की दुआ मांगना शुरू कर दो। इतना कहकर वो अपने केबिन में चली गई। ऑफिस में बैठकर सिमरन को चैन नहीं था। कबीर, उस लड़के में कुछ अजीब था। एक मामूली मटन बेचने वाले के चेहरे पर इतना सुकून और डर का नामो निशान नहीं। सिमरन की जासूसी वाली छठी इंद्री यानी 6th सेंस जाग गई। उसने तुरंत कंप्यूटर पर कबीर का रिकॉर्ड चेक किया। जैसे ही फाइल खुली, सिमरन की आंखें फटी की फटी रह गईं। 5 साल की उम्र में गायब, 23 साल की उम्र में अमेरिका से वापसी और डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स। सिमरन को लगा जैसे कोई मजाक हो रहा है। एक तस्वीर भी थी। कबीर हार्वर्ड की हेडमिस्ट्रेस के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? एक हार्वर्ड ग्रेजुएट सड़क पर कबाब क्यों बेचेगा? और बीच के 15 साल का रिकॉर्ड कहाँ है? सिमरन जानती थी कि पुलिस डेटाबेस में कोई ऐसे ही छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसका मतलब सिर्फ 2 थे। या तो कबीर कोई सीक्रेट एजेंट है, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे सरकार ने दुनिया से छुपा कर रखा है। सिमरन की जिज्ञासा अब 7वें आसमान पर थी। उसकी नज़र में कबीर अब एक मटन वाला नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल मिस्ट्री बन चुका था। गोल्डन ट्रायंगल का ड्रग लॉर्ड या कोई पागल साइंटिस्ट? वो कबीर के बारे में और सोचने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैम, एक जूनियर कांस्टेबल अंदर आया। क्या है? सिमरन ने झुंझलाकर पूछा। मैम, शहर की सबसे बड़ी लॉ फर्म खन्ना एसोसिएट से एक वकील आया है। वो कबीर की जमानत देने आया है। सिमरन सन्न रह गई। कबीर ने तो किसी को कॉल भी नहीं किया था। फिर शहर का सबसे महंगा वकील उसकी जमानत के लिए कैसे आ गया? आखिर कौन है जो कबीर को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से खेल रहा है? देखिए अगला एपिसोड। कबीर हैरानी से थाने के बाहर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी वकील ने उसे बेल क्यों दी। थाने के गेट पर खन्ना एसोसिएट्स के सीनियर वकील मिस्टर खन्ना ने एसीपी सिमरन से हाथ मिलाया। एसीपी मैम, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना वाकई काबिल तारीफ है। सिमरन के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। मिस्टर खन्ना, आप शहर के सीनियर वकील हैं।
आपकी इज्जत करना तो हमारा फर्ज है। सिमरन की नजरें अनजाने में कबीर की तरफ मुड़ गई, जो पास में ही खड़े होकर आराम से अंगड़ाई ले रहा था। सिमरन सोच में पड़ गई। शहर का सबसे बड़ा वकील एक मामूली मटन वाले की जमानत के लिए खुद आया है। उसकी शक बिल्कुल सही थी, कबीर कोई साधारण आदमी नहीं है। कबीर ने वकील के पास जाकर एक हल्की मुस्कान दी। थैंक यू वकील साहब, वरना 2 दिन तो मुझे उस अंधेरे कमरे में ही बिताना पड़ता, और आज रात मुझे एक दोस्त के घर दावत पर भी जाना है। बड़ा सिरदर्द था यार। वकील खन्ना ने कबीर को गौर से देखा। इस लड़की के चेहरे पर थाने से निकलने के बाद भी कोई डर या घबराहट नहीं थी, उल्टा वो मजाक कर रहा था। वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कबीर, मुझे शुक्रिया मत कहिए, मैंने तो बस किसी के कहने पर अपना काम किया है। अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो उनसे बोलिए जो सामने इंतजार कर रहे हैं। कबीर ने उस दिशा में देखा जहां वकील ने इशारा किया था। सड़क किनारे एक शानदार लाल रंग की बेंटले कार खड़ी थी। कबीर की आंखों में चमक आ गई। बेंटले? ये कार इंडिया में बहुत कम दिखती है और इसकी कीमत करोड़ों में है। इसे चलाने वाला कोई अरबपति ही होगा। कबीर धीरे धीरे कार के पास गया और ड्राइवर सीट की तरफ झांका। अंदर काले लेदर सीट पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। सफेद रंग की ड्रेस, खुले काले बाल और आंखों पर बड़ा सा धूप का चश्मा। उसका चेहरा एकदम ठंडा और घमंडी लग रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती जानलेवा थी। कबीर ने उसे पहचान लिया। तुम? लड़की ने चश्मा नहीं हटाया, बस कार का शीशा नीचा किया। उसने कबीर की तरफ देखा तक नहीं। अंदर बैठो। कबीर ने भी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई। वो हंसा और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए वो बोला, आज सुबह तुम बिना कुछ बोले चली गई थीं। मैंने सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे, और वो भी थाने में। क्या इसे किस्मत कहेंगे? ये वही लड़की थी, शनाया, जिसके साथ कबीर ने कल रात गुजारी थी। लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी, एक अजनबी, एक आइस क्वीन। अगर तुम चुप रहोगे तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। शनाया ने कबीर के मजाक का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार तेजी से थाने से बाहर निकल गई। करीब 10 मिनट बाद कार वेस्ट रीजन के एक पॉश कॉफी शॉप के सामने रुकी। कबीर शनाया के पीछे पीछे अंदर गया। वेटर उन्हें दूसरी मंजिल पर एक प्राइवेट केबिन में ले गया, जहां चारों तरफ पौधे और शांति थी। वेटर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, मिस शनाया सर, आप लोग क्या लेंगे? शनाया ने अपना चश्मा उतारा। उसकी नशीली आंखें देखकर वेटर भी पल भर के लिए खो गया। ब्लू माउंटेन कॉफी, नो शुगर। कबीर ने मेन्यू पलटा और माथे पर शिकन लाते हुए बोला, मुझे एक कप मुल्दाउदी की चाय मिलेगी, ज्यादा गर्म नहीं और सबसे सस्ती वाली लाना। वेटर की मुस्कान गायब हो गई। सर, ये कॉफी शॉप है, हमारे पास चाय नहीं है, और गुलदाउदी की चाय तो बिल्कुल नहीं। तो फिर एक कप सादा पानी ले आओ, पानी के पैसे तो नहीं लगते ना। वेटर ने अजीब नजरों से कबीर को देखा। शनाया जैसी हाई क्लास लेडी के साथ आया ये आदमी पानी मांग रहा है। शनाया ने एक ठंडी नज़र कबीर पर डाली और वेटर से कहा, इसे एक अमेरिकानो दो। वेटर राहत की सांस लेकर चला गया। कबीर ने एक दुखी चेहरा बनाया। देखो मिस, शनाया नाम है ना तुम्हारा, मेरे पास उस महंगी कॉफ़ी के पैसे नहीं हैं। एक कप के लिए मुझे हज़ारों कबाब बेचने पड़ेंगे। पैसे मैं दूंगी, शनाया ने चिढ़कर कहा। बात पैसों की नहीं है, बात उसूलों की है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन ईमानदार हूं। मैं किसी लड़की के पैसों पर ऐश नहीं करता। अगर मुझे कॉफ़ी पीनी होगी तो मैं अपनी कमाई से। बस करो। शनाया ने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम्हारा ड्रामा कभी खत्म होगा? मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। जैसे ही शनाया भड़की, कबीर एकदम शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। मिस शनाया, यही तो चाहिए था। तुम इतनी यंग हो, थोड़ा इमोशन दिखाया करो। गुस्से में तुम उस ठंडी मूर्ति से ज्यादा खूबसूरत लगती हो। शनाया सन रह गई। वो अपनी सीट पर वापस बैठ गई और कबीर को घूरने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि उलझन थी। मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आखिर शनाया, जो एक अरबपति सीईओ है, वो एक सड़क छाप कबाब वाले से क्या बात करना चाहती है? क्या ये कल रात की गलती सुधारने की बात है या कोई और बड़ा सौदा? देखिए अगला एपिसोड। बोलो, क्या बात करनी है? कबीर ने अपना एक पैर लेदर सीट पर रखा, प्लास्टिक की चप्पल उतारी और बेफिक्री से अपना पैर खुजाने लगा। गर्मी की वजह से उसे खुजली हो रही थी। शनाया ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी छोटी सी नाक से कोड़ ली। क्या तुम ये घिनौनी हरकत बंद कर सकते हो? कबीर हंसा।
अरे पैर में खुजली हो रही है तो खुजा रहा हूं, इसमें घिनौना क्या है, अब खुजली रोककर खुद को तड़पाऊं क्या। शनाया ने मन ही मन सोचा। उसने आज तक इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। उसे पता था कि कबीर एक मटन बेचने वाला है, लेकिन अफसोस कल रात वो अपनी वर्जिनिटी इसी बेशर्म इंसान के साथ खो चुकी थी। अब जो हो गया सो हो गया। कबीर, रुको। कबीर ने उसे फिर टोका। अब क्या है? शनाया गुस्से में लाल हो गई। मिस शनाया, तुम्हें मेरा नाम पता है, पुलिस का किस्सा पता है, यानी तुमने मेरी पूरी कुंडली निकलवा ली, लेकिन मुझे तो तुम्हारा पूरा नाम तक नहीं पता। ये नाइंसाफी नहीं है। कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। शनाया सिंघानिया, अब हम बात कर सकते हैं? शनाया को पछतावा हो रहा था कि उसने इस आदमी को क्यों चुना, लेकिन वो शनाया थी, जो ठान लेती थी वो करके रहती थी। शनाया सिंघानिया, कबीर ने नाम को चखते हुए कहा। अच्छा नाम है। मेरे दादाजी ने ये नाम रखा था। सुनो, मुझे तुमसे एक काम है, शनाया ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। कबीर ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा। देखो मिस शनाया, अगर तुम बेल के पैसे मांग रही हो तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरी जान है, वो भी किसी काम की नहीं। शनाया ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और धीरे से कहा, मुझसे शादी कर लो। क्या? मुझसे शादी कर लो? शनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी आवाज़ किसी मच्छर की तरह धीमी हो गई थी। कबीर को लगा उसने गलत सुना। उसने कान आगे किया। मिस शनाया, जरा जोर से बोलो, मुझे लगा तुमने शादी कहा। तुमने सही सुना। शनाया अब अपनी पुरानी ठंडी आवाज़ में वापस आ गई। मैंने कहा मुझसे शादी करो, और अभी के अभी। कबीर को अब यकीन हो गया कि वो सपना नहीं देख रहा। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस शनाया, ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कल रात हम साथ सो गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम शादी कर लें। शादी मजाक नहीं है। शनाया ने सिर हिलाया। मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी उम्र हो गई है शादी की, और मेरे पास कोई सही ऑप्शन नहीं है। मैं किसी अनजान और मतलबी अमीरजादे से शादी करने के बजाय तुमसे शादी करना पसंद करूंगी। कम से कम मैं तुम्हें जानती तो हूँ। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मिस शनाया, मैं समझ गया। तुम्हें एक दिखावे का पति चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसे तुम आसानी से कंट्रोल कर सको, और मैं तुम्हें सबसे आसान टारगेट लगा है ना। शनाया थोड़ी घबराई क्योंकि उसका प्लान पकड़ा गया था, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। कबीर, मैं वादा करती हूँ, सिर्फ 3 साल, जब मेरी कंपनी और पोजीशन सेफ हो जाएगी हम अलग हो जाएंगे। तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी, और बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम 10 जन्मों तक कबाब नहीं बेचोगे। मिस शनाया, कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। शायद तुम एक बात नहीं समझ रही। मैं गरीब हूँ, कबाब बेचता हूँ, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं पैसों के लिए किसी का नकली पति नहीं बन सकता। मेरे उसूल हैं, और मेरी डिक्शनरी में नकली शादी जैसा कोई शब्द नहीं है। शनाया हैरान रह गई। शहर के बड़े बड़े रईस उसके पीछे पागल हैं, और ये सड़क छाप उसे मना कर रहा है। कबीर ने बात जारी रखी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है तो मैं तुम्हें डेट करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें इम्प्रेस करूंगा जब तक तुम मुझे सच में पसंद न करने लगो, लेकिन मैं किसी ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहता। डेट? तुम? शनाया गुस्से से भड़क गई। तुम मुझे डेट करोगे? किस दम पर? अपने कबाब के दम पर? कबीर वापस अपने मजाकी अंदाज में आ गया। अरे देखो तो सही, मैं कितना हैंडसम हूँ। मेरे कबाब भी टेस्टी हैं, और मैं एक शरीफ आदमी हूँ। अगर तुम मेरी बीवी बनोगी तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बस करो। शनाया चिल्लाई। 100 करोड़। मैं तुम्हारे 3 साल के लिए 100 करोड़ दूंगी। बात पैसों की नहीं है। 2 साल, 100 करोड़। शनाया ने अपनी शर्त कम कर दी, लेकिन गुस्सा वही था। कबीर ने फिर सिर हिलाया। 10,000 करोड़ भी दोगी तो भी नहीं। ये उसूल की बात है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल सकती हूँ तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए जेल में सड़वा भी सकती हूँ? शनाया की आंखें लाल हो गईं। उसे इतना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कबीर जोर से हंसा। किस इल्जाम में? क्या पुलिस को ये बताओगी कि कल रात मैंने तुम्हारा रेप किया? मुझे तो याद है कि मिस शनाया ने खुद। तुम? मैं? तुम? शनाया के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कबीर, तुम बहुत बेशर्म हो। शनाया रो पड़ी है। लेकिन क्या कबीर का दिल पिघलेगा, या फिर ये नकली शादी का प्रस्ताव हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा? और अगर कबीर ने मना कर दिया तो शनाया क्या कदम उठाएगी? देखिए अगला एपिसोड। अगर 6 महीने पहले कोई लड़की कबीर के सामने रोती तो कबीर को लगता कि ये कोई चाल है या नाटक, लेकिन आज शनाया के आंसू देखकर कबीर का दिल पसीज गया।
उसे लगा कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही सख्त बोल दिया है। एक लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी इज्जत बचाकर रखी, उसके लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। कबीर ने अपनी जेब टटोली लेकिन सिगरेट नहीं मिली। उसे याद आया कि उसने छोड़ दी है। शनाया ने अपनी लाल आंखों से कबीर को घूरा। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी जिद पर वापस आ गई। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कबीर ने गहरी सांस ली। मिस शनाया, आज के ज़माने में कौन ज़बरदस्ती शादी करता है? मैंने साफ कह दिया, मैं इस 3 साल के नाटक में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। कबीर कुर्सी से उठा और जाने लगा। इस बार शनाया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो चुपचाप उठी और कॉफ़ी शॉप की बालकनी की तरफ चल दी। बालकनी काफ़ी बड़ी थी। शनाया धीरे धीरे रेलिंग के पास गई। उसने वहां पड़ी एक कुर्सी खींची, उस पर चढ़ी और रेलिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। कबीर की आंखें फटी रह गईं। उसने मजाक में सोचा था कि ये लड़की कूदने वाली नहीं होगी, लेकिन ये तो सच में। मिस शनाया, तुम पागल हो गई हो क्या? सिर्फ इसलिए कि मैंने मना किया तुम जान दे दोगी? शनाया ने एक बार मुड़कर कबीर को देखा। उसकी आंखों में नफरत, दर्द और बेबसी थी। वो जीना नहीं चाहती थी। कल रात की गलती और अब ये रिजेक्शन, वो टूट चुकी थी। वो कूदने ही वाली थी। उसी पल वेटर कॉफ़ी लेकर ऊपर आया और चिल्लाया, मिस शनाया रुकिए। लेकिन वेटर की आवाज़ से तेज कबीर था। बिजली की रफ्तार से एक परछाई गुजरी। इससे पहले कि शनाया कूद पाती, 2 मजबूत हाथों ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। सब कुछ एक पल में हो गया। अब शनाया बालकनी पर खड़ी थी और कबीर उसे पीछे से कसकर अपनी बाहों में जकड़े हुए था। धूप उन दोनों पर पड़ रही थी। नज़ारा किसी रोमांटिक फिल्म के सीन जैसा था। शनाया की धड़कनें तेज थीं। उसे समझ नहीं आया कि कबीर इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचा। छोड़ो मुझे, अगर अभी रोक लिया तो क्या हुआ, मैं बाद में मर जाऊंगी। वो अब भी जिद पर अड़ी थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। शनाया के बदन से जैस्मिन की खुशबू आ रही थी। शनाया, मैं हार गया, मैं तुमसे शादी करूंगा। शनाया का शरीर कांप गया। क्या वो जीत गई? लेकिन उसे खुशी क्यों नहीं हो रही थी? तभी नीचे सड़क से कुछ लोगों ने ऊपर देखा। अरे देखो, वो टाइटैनिक का सीन कर रहे हैं, कितना रोमांटिक है। शनाया को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कबीर की बाहों से छूटी और तेजी से अंदर भागी। दोनों वापस अपनी मेज पर बैठ गए। माहौल अब शांत था। शनाया ने अपने बैग से 2 कागज निकाले और कबीर की तरफ बढ़ा दिए। ये क्या है? कबीर ने पूछा। कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, शनाया ने कबीर की तरफ देखे बिना कहा। कबीर ने पेन उठाया और बिना पढ़े साइन कर दिया। तुमने पढ़ा भी नहीं? शनाया ने हैरान होकर पूछा। कबीर हंसा। मुझे पता है इसमें क्या होगा। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता, तुम्हें छू नहीं सकता, हम एक दूसरे की लाइफ में दखल नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। सही कहा ना? शनाया ने होंठ से कोड़े। लगभग यही सब है। अब तुमने साइन कर दिया है तो इसे निभाना। कबीर के चेहरे पर फिर से वो शरारती मुस्कान आ गई। वैसे छोटी शनाया, अगर तुम खुद पहल करो तो? तब मुझे क्या करना चाहिए? तुम। शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सपना देखना बंद करो। वो एक दाग था मेरी जिंदगी में, एक बार काफी है। जिंदगी का दाग? कबीर ने मन ही मन सोचा। दुनिया के लिए जो प्यार है वो इस लड़की के लिए दाग है। कबीर ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और खड़ा हो गया। ठीक है, अब मुझे जाना है। रमेश काका के घर दावत है, कल मिलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रुको, मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूंगी? अपना नंबर दो, शनाया ने पूछा। कबीर ने शर्मिंदा होकर सिर खुजाया। अरे, तुमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया? मेरे पास फ़ोन नहीं है। कल मेरे घर आ जाना, नीचे से आवाज़ लगा देना। कबीर जाने लगा। ए जी, अब क्या है? कबीर ने मुड़कर पूछा। तुम मुझे छोटी शनाया या ऐसा कुछ नहीं बुलाओगे? शनाया को वो अजीब लग रहा था। कबीर की आंखों में चमक आ गई। उसने एक ड्रामेटिक अंदाज में सिर झुकाया। जो हुक्म, मेरी पत्नी जी, माय लॉर्ड वाइफ। शनाया का सिर चकरा गया। वो सोचने लगी, इस बेशर्म आदमी को वो भविष्य में कैसे झेलेगी? शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, लेकिन क्या शनाया जानती है कि जिस मामूली कबाब वाले से उसने शादी की है उसका असली सच क्या है? और कल जब वो कबीर के घर जाएगी तो क्या राज खुलने वाले हैं? देखिए अगला एपिसोड।